नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। लाइब्रेरी की कक्षा अपनी चल रही थी, उसी कड़ी में आज अपन लाइब्रेरी की कक्षा में नया टॉपिक लेंगे। वर्गीकरण की विभिन्न प्रजातियां, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होती है उनकी विभिन्न जो पद्धतियां होती है, प्रजातियां होती है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कक्षा। तो दोस्तों, वर्गीकरण की विभिन्न प्रजातियों से मतलब है कि किस किस तरह से जो पैमाने होते हैं वर्गीकरण के वो डिसाइड किए जाते हैं, कैसे उनको अंदर कोई विषय जोड़ सकते हैं या किसी विषय को नहीं जोड़ सकते, उनके पैसेट्स का क्या सिस्टम रहता है, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा वर्गीकरण पद्धतियों को निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है। सबसे पहली पद्धति है लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। नाम अपन को ध्यान रखना है, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में सभी विषयों के बने बनाए वर्ग संख्या उपलब्ध होती है। मतलब जो फैसेट्स होते हैं, वर्ग संख्या होती है, वो ऑलरेडी क्या होती है, जो वर्ग संख्या बनी बनाई होती है, मतलब रेडीमेड होती है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं। परंतु उस मुख्य वर्ग संख्या में विषयों की प्रकृति को ध्यान में रखकर या वर्ग संख्या को सटीक बनाने हेतु हम उप विषयों को जोड़ सकते हैं। मतलब वर्ग संख्या बनी बनाई होती है, लेकिन उसमें उप विषयों को भी अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अर्थात इसमें जोड़ या घटाव की अनुमति होती है, लेकिन अनुमति के साथ कुछ शर्तें भी होती है। उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में किसी उप विषय को जोड़ सकते हैं। तो ये कहाँ पे प्रयोग की गई है, यह डीडीसी व सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में लगभग परिगणनात्मक पद्धति को प्रयोग किया गया है, डीडीसी व सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। तो वापस देख लीजिए, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में होता है क्या, बने बनाए वर्ग संख्या होती है, लेकिन उसमें उप विषयों को भी जोड़ा जा सकता है कुछ शर्तों के साथ। अगली है शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसमें क्या है, देखो, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में सभी विषयों के बने बनाई वर्ग संख्या उपलब्ध होती है। बिल्कुल पहले वाले में भी थी, इसमें भी है। उसी से हमें पुस्तकों के लिए वर्ग संख्या निर्धारित करनी होती है। देखो यहाँ तक एकदम सही है। अब जो फर्क जो पीछे लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति में भी यही था और इसमें भी अपन क्या यही चीज है, लेकिन इसमें फर्क क्या, इसमें किसी भी तरह के जोड़ घटाव की अनुमति नहीं होती। अर्थात बने बनाए रेडीमेड नंबर उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को क्या करना रहता है, प्रयोग करना। कहने का मतलब विषयों को अपन किसी भी जोड़ने की कोई इसमें अनुमति नहीं होती है, जोड़ घटाव की अनुमति नहीं होती है। जो बने बनाए रेडीमेड नंबर है उन्हीं को आपको प्रयोग में लेना होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC जिसको अपन बोलते हैं, वो शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो, अभी तक लगभग परिगणनात्मक में क्या आती है कि बनी बनाई संख्या होती है, लेकिन उप विषयों को जोड़ने की या जोड़ घटाव की इसमें अनुमति होती है। लेकिन शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में जोड़ घटाव की अनुमति नहीं होती, केवल जो बने बनाए रेडीमेड नंबर होते हैं उन्हीं को अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। अगला है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। इस पद्धति में वर्ग संख्या लगभग बना बनाया होता है, एक विषय का पक्ष दूसरे विषय के पास रखा जाता है, अर्थात इसमें पक्षात्मक वर्गीकरण का गुण पाया जाता है। अर्थात इसमें जोड़ घटाव का प्रावधान। देखो क्या है कि एक विषय का पक्ष है वो दूसरे विषय के पास रखा जाता है। कहने का मतलब विषय और उप विषय का रूप ये ले लेते हैं, तो इसमें पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का गुण पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जोड़ या घटाव का प्रावधान भी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंतर पाया जाता है, और यूडीसी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण माना जाता है। अगला आता है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। देखो, इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में प्रगति निर्माता डॉक्टर रंगनाथन थे। देखो, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के निर्माता अगर आपको अलग से पूछ लिया जाता है तो कौन थे, डॉक्टर रंगनाथन थे, जिन्होंने अपनी पद्धति सीसी के प्रथम संस्करण में पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति को अपनाया तथा समस्त ज्ञान जगत को पक्षों में विभाजित किया, फैसेट्स में विभाजित किया। इसमें सीसी के पहले, दूसरे और तीसरे संस्करण को रखा जाता है। मतलब सीसी का पहला, दूसरा और तीसरा जो संस्करण है उसमें अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण को अपनाया जाता है। इसमें वह क्या, देखो कि इसमें अपरिवर्तनशील पक्षों के अंदर पूरे ज्ञान जगत को विभाजित किया गया। और कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब ज्ञान जगत को पक्षों में विभाजित किया गया और उन्हीं पक्षों के हिसाब से क्या किया जाता है, फिर वर्गीकरण की पद्धति को अपनाया जाता है। अगली है लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। देखो, इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पूर्व निर्धारित फैसेट्स का मतलब पक्षों में बांटा गया, परंतु सभी पक्षों के लिए अलग अलग योजन चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
बिल्कुल, ये देखो लगभग मुक्त में क्या होता है कि ज्ञान जगत के जो संचयी वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पूर्व निर्धारित पैसेट्स यानी पक्षों में बांटा गया, परंतु सभी पैसेट्स के लिए योजक चिन्ह अलग अलग प्रयोग किए गए जाते हैं, जिसमें लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंदर इसमें शिष्य के चौथे, पांचवें और छठे संस्करण को शामिल किया जाता है। देखो पहला, दूसरा और तीसरा किसमें प्रयोग किया जाता है? शिष्य का पहला, दूसरा और तीसरा आपके इसमें आ जाता है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण में, और फिर चौथा, पांचवा और छठा है वो लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण में। और अब आगे बात करते हैं छठा और इसका जो लास्ट होता है वो कि पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, इसमें शिष्य के 7वें संस्करण को रखा जाता है। बिल्कुल अभी अपन को पता होना चाहिए। देखो शिष्य का पहला, दूसरा और तीसरा अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण, तो चौथा, पांचवा, छठा लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, और 7वां संस्करण पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण के अंदर रखा जाता है। इस वर्गीकरण पद्धति में विषयों को फैसेट्स में बांट लिया जाता है, मतलब पक्षों में बांट लिया जाता है, और फैसेट सीक्वेंस का निर्धारण बाद में किया जाता है। मतलब फैसेट्स में बांट तो लिया जाता है, लेकिन फैसेट सीक्वेंस का मतलब क्रम से उनको जो रखने का निर्धारण होता है वो बाद में किया जाता है, किसमें? पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में। देखो आगे अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला कि पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कौन? तो मेलविल डेवी पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहलाता है। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कौन कहलाता है? भाई मेलविल डेवी कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता मेलविल डेवी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी मेलविल डेवी, और ज्ञान वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? भाई अरस्तु को ज्ञान वर्गीकरण का पिता कहते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। आगे देखो भारतीय पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कौन कहलाता है? एस.आर. रंगनाथन। अब देखो ज्ञान वर्गीकरण का पिता तो अरस्तु है, लेकिन भारतीय का एस.आर. रंगनाथन हो गया। और प्रथम वर्गाचार्य ई.सी. रिचर्डसन। ये भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम वर्गाचार्य किसे कहा जाता है? तो ई.सी. रिचर्डसन को प्रथम वर्गाचार्य कहा जाता है। आगे देखो ई.सी. रिचर्डसन के अनुसार वर्गीकरण का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी छोटी सी कक्षा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी ऐप पे उपलब्ध है, जहाँ ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसमें पार्ट आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की 15 टेस्टों की श्रृंखला आपको मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।